So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi, 9 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज हमारा जो है लेक्चर जिस पे आ रहा है वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम इसमें देखेंगे कि किसी बाउंड्री पे अगर मैंने दो अलग अलग मास पर यूनिट लेंथ की अगर रोप्स को अटैच कर रखा है तो कैसे अगर मैं एक इंसिडेंट वेव भेजता हूँ एक मीडियम में तो कैसे वो ट्रांसमिट होगी और उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीजें कवर होगी जो रोल प्ले करेगी बाद में जब आप ई एंड बी फील्ड्स का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ेंगे. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. प्लीज डू वॉच इट और कहीं भी डाउट हो तो पॉज करके देख लेना. आपको इस लेक्चर में मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी. So these are some of my education details. I am currently a sophomore at IIT Delhi. That is a second year undergrad and proceeding for the reflection and transmission. Suppose for instance that the string is simply tied onto a second string. जैसे मैंने यहाँ एक string ली, थोड़ी मोटी स्ट्रिंग है, दैट इज इसका मैंने न्यू वन लिया और इसके साथ मैंने एक पतली सी स्ट्रिंग जोड़ दी न्यू टू और फिर मैं यहाँ से एक इंसिडेंट वेव इसके ऊपर भेज रहा हूँ. तो यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन है इनका, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन होंगे उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि जैसे जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी क्या इक्वेशन होगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी क्या इक्वेशन होगी. सो द टेंशन टी इज सेम. ये हमारा अजम्पशन है कि द टेंशन टी इज सेम फॉर बोथ. बट द मास पर और ये क्यों भी है ये हम बाद में भी देखेंगे कि टेंशन टी व्हाई इट हैज टू बी सेम. सो बट द मास पर यूनिट लेंथ न्यू presumably is not and hence the wave velocities v1 and v2 are different. क्योंकि हमने पढ़ा था कि v is equal to root of t by mu और दोनों स्ट्रिंग का न्यू अलग रहेगा, इसलिए एक मीडियम के अंदर v is equal to root t by mu1 से वेव चल रही होगी, दूसरे के अंदर t by mu2 से चल रही होगी. Remember v is equal to root of t by mu. Let's say for convenience that the knot occurs at z equals to 0. So let's say for convenience that the knot occurs at z is equal to 0. तो ये जो knot है जहां से अटैच हो रखे हैं ये z is equal to 0 and this is also z is equal to 0. So you can see the incident wave, that reflected wave and the transmitted wave. Okay. Now going on, the incident wave is given by, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कॉम्प्लेक्स नोटेशन का यूज करूंगा तो f1 टिल्डा से दे रहा हूं, दैट इज a इंसिडेंट टिल्डा e टू द पावर आयोटा k1z. क्योंकि ये मीडियम 1 के अंदर है इसलिए k1 का इस्तेमाल किया गया है, मीडियम 1. क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बाउंड्री पे, क्योंकि वाइब्रेशन पार्टिकल्स का सेम रहता है. वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर असर नहीं आ रहा है, जो वेलोसिटी है उसके ऊपर असर आ रहा है रूट टी बाई म्यू के कारण. तो यहाँ k1 है. रिफ्लेक्टेड वेव विल आल्सो बी इन द मीडियम 1, तो उसके लिए भी k1 है और वो नेगेटिव जेड में जा रही है. इसलिए मैंने क्या बताया था, जो बस आपको यहाँ पे ए आर रिफ्लेक्टर्स का बस एम्पलीट्यूड चेंज रहेगा और जो फेज रहेगा उसके अंदर बस के को माइनस के से रिप्लेस कर देंगे तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाते वाली वेव मिल जाएगी. सो द रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय एफ आर टिल्डा, उसका जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, एंड द ट्रांसमिटेड इज गिवन बाय ए टी टिल्डा ई टू द पावर आयोटा के टू जेड माइनस ओमेगा टी. मतलब पॉजिटिव जेड में ही मीडियम 2 के अंदर जाती हुई जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी इक्वेशन ये मानी है. नाउ लेट्स सी समथिंग. The incident wave f1 is a sinusoidal oscillation that extend in principle all the way back to z is equal to minus infinity. यहाँ पे बहुत हमने जब वेव का हमने पढ़ा तो हमने ये कहा कि वेव हैज बीन गोइंग ऑल अलोंग, मतलब वेव इंफिनिटी से ही चलती आ रही. ऐसा नहीं है कि वेव को कहीं से स्टार्ट करा गया और वो अब एंड हो रही. तो आप कहेंगे कि रोप पे जो हम एक ही जगह से स्टार्ट करते तो वो भी तो कुछ साइन फंक्शन जैसी दिखती है. एक्चुअली नो फाइनाइट, you have to understand this, no finite wave is sinusoidal. वो जो आप waveform create करते that is not perfectly sinusoidal, there is some superposition of some sinusoidal waves. So अब हम देखेंगे कि and has been doing this for all the history, मतलब infinity से ही वो sinusoidal बन के चली आ रही है. The same goes for fr and ft except that the latter of course extend to z is equal to जो transmitted है वो z is equal to plus infinity तक extended है. All the parts of the system are oscillating at the same frequency omega, a frequency determined by the person at z is equal to minus infinity. जो पर्सन उसको वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल तो चाहिए होगा जो पावर डिलीवर कर रहा होगा वेव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जो एक्सटर्नल एजेंट उसको पावर डिलीवर कर रहा है उसके जो हैंड मूवमेंट्स है, उसकी जो एंगुलर उसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है. दैट्स व्हाई द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. Who is shaking the string in the first place? Since the wave velocities are different in the two strings, however, the wavelengths and the wave numbers are also different. तो wavelength और wave number का जो ये है, क्योंकि हम जानते थे omega is equal to kv, so omega isn't changing, that is kv product is constant. तो k1 v1 is equal to k2 v2. So हमको यहाँ से ये मिल गया k2 by k1 is equal to v1 by v2,
and k2 is inversely proportional to lambda 2 because k2 is equal to 2 pi by lambda 2. So since we can get this relation, extend till infinity, but we can clearly see finite one also. मैंने अभी आपको बताया हम finite one भी तो दे सकते हैं. The trouble is that no finite pulse is truly sinusoidal. The waves in real life may look sinusoidal, but they are not. They are little pieces of sines. बहुत सारे sin functions का वो एक superposition होता है, joined onto an entirely different function. Like any other waves, they can be built up as a linear combination of true sinusoidal functions, but only by putting together a whole range of frequencies and wavelengths. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब का वेव नंबर अलग था तो हम एक वेव क्रिएट कर रहे थे, तो वेव वो क्रिएट करेंगे, मे बी दैट इज फाइनाइट. हम ऐसे साइन फंक्शंस का सुपरपोजिशन लेंगे कि हमको एक फाइनाइट वेव मिल जाए. सो लेटर वी विल सी वेव पैकेट्स एंड क्लैरिफाई ऑन दिस मोर. तो मैंने यहाँ पे एक GIF भी लगाया कि कैसे एक फाइनाइट वेव पैकेट दिखता है. तो वेव पैकेट क्या होता है कि यहाँ पे हमने बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स को सुपर इम्पोज करा, सो वो ऐसे वाइब्रेट करती है. तो ये जो एनवेलप होता है इनसे जो बनता है, दैट इज नोन एज वेव पैकेट एंड इट इज ऑब्जर्व टू गो विद अ ग्रुप वेलोसिटी. ये सारी वेव्स ग्रुप वेलोसिटी से आ रही होती है जो डी जाती है d ओमेगा बाय डी के से. वी विल स्टडी अबाउट दिस लेटर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. सो फॉर अ साइनसॉइडल इंसिडेंट वेव द नेट डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रिंग इज, सो नेट डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रिंग, इससे ये कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू नेगेटिव और z इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो z पॉजिटिव में हमारी सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है, z नेगेटिव में हमारी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का जो सुपरपोजिशन है वो एग्जिस्ट करेगा. z इज इक्वल टू 0 पे क्या देखिए, एट द जॉइंट z इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट स्लाइटली टू द लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट जस्ट स्लाइटली टू द राइट, एल्स देयर वुड बी ब्रेक बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स. अगर जस्ट 0 के इधर और जस्ट 0 के इधर अगर उनका डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुआ तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी. तो जस्ट 0 के इधर सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है तो 80 है, और जस्ट 0 के इधर जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है उनका सुपरपोजिशन है. दैट्स तो ये जो चीज होंगी z बराबर 0 पे ये दोनों चीजें बराबर होगी एट z इक्वल्स टू 0, एट z इज इक्वल टू 0. तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैं तो सोच रहा था कि इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड टूटेगी तो इंसिडेंट इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, बट यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग सेंस. यू आर राइट इन अ सेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आप सही सोच रहे थे. पावर इंसिडेंट हम बाद में देखेंगे भी कि तो पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड पर प्लस पावर ट्रांसमिटेड इफ द पावर इज नॉट एब्सॉर्ब बाय द मटेरियल. बट हियर क्योंकि हमको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है इसलिए z के जस्ट इधर डिस्प्लेसमेंट और z इक्वल टू 0 के और z इज इक्वल टू 0 प्लस के जस्ट इधर डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए. तो उससे ये दो फंक्शन बराबर होंगे तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस. और इफ द नॉट itself is of negligible mass, ये जो कनेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ नॉट टाइप का होगा तो नॉट का मास बहुत कम है, इट्स ऑफ नेग्लिजिबल मास, देन द डेरिवेटिव ऑफ f मस्ट आल्सो बी कंटीन्यूअस. क्यों भाई डेरिवेटिव, तो यहाँ फिगर में देखिए कि अगर डेरिवेटिव ऑफ f कंटीन्यूअस नहीं है तो यहाँ पे t और यहाँ पे t, सो देयर विल बी अ नेट फोर्स, देयर विल बी अ नेट फोर्स एट नॉट, एंड इफ देयर विल बी अ नेट फोर्स एट नॉट सो मास इज नेग्लिजिबल बट देयर इज अ फाइनाइट फोर्स. So acceleration will tend to infinity and that is not possible. किसी भी negligible नॉट के लिए acceleration infinity नहीं हो सकता. That's why यहाँ पे उनका जो f है उसका slope भी constant होना चाहिए जिससे t और t आपस में opposite vector होके cancel हो जाए. So we can get zero force for the massless particle. So यहाँ पे लिखा हुआ भी है otherwise there would be a net force on the knot and therefore there will be an infinite acceleration that is not possible in the real sense. नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक इक्वेशन आती है वो फंक्शन इक्वेट करने से, तो फंक्शन इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये दो फंक्शंस मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दैट इज 1 मिनट, दैट इज a1 e टू द पावर k1z माइनस ओमेगा टी प्लस a इंसिडेंट प्लस a रिफ्लेक्टेड e टू द पावर माइनस k1z माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू a to the power यहाँ पे a tilde transmitted e to the power k2z minus omega t. So actually कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप कभी खुद से भी प्रूव करने की कोशिश करिएगा कि अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है, अगर कभी भी कोई चीज ऐसी फॉलो होती है जिसमें कुछ कांस्टेंट टाइम एक्सपोनेंशियल प्लस कांस्टेंट टाइम एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम एक्सपोनेंशियल, तो वो जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स हैं वो ये रिलेशन फॉलो करता है. इसका प्रूफ मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो काफी एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए मान सकते हैं कि ये चीज ट्रू होती है. तो ये रिलेशन हमारे पास इससे आ रहा है और ये वाला जो रिलेशन है ये हमारे पास उससे आ रहा है, डेल एफ बाय
जब हम इनका वो निकालते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जब मैं करूंगा तो a1 टिल्डा विद रिस्पेक्ट टू जेड करा तो k1 और e की पावर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a2 ar माइनस k2 e टू द पावर एक्सपोनेंशियल और इज इक्वल टू et at k2 e टू द पावर एक्सपोनेंशियल। तो ये भी पहले जैसे ही फॉर्म बन रहा है कि e टू द पावर एक्सपोनेंशियल समथिंग कोफिशिएंट एंड समथिंग कोफिशिएंट, तो वो कोफिशिएंट का सम बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ मैं लेटर वीडियो में मे बी आपको कभी प्रोवाइड करूं। तो ये दो चीजें हैं, तो इन दोनों से हम ये चीज आराम से निकाल सकते हैं कि जो AR टिल्डा है वो ऐसा होगा और AT टिल्डा है वो ऐसा होगा। सो वी हैव गॉट द reflected amplitude in terms of incident amplitude and the reflected transmitted amplitude in the terms of incident amplitude। और अगर velocities के terms में लिखें तो k is equal to omega by v। तो since omega is same तो k1 is equal to omega by v1, k2 is equal to omega by v2। उस समान वेलोसिटीज की टर्म्स में भी ये दोनों चीज लिख सकते हैं। और फिर रियल एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वही हम करेंगे कि डेल्टा आर, डेल्टा वन, डेल्टा टी और डेल्टा वन ये चीज पुट कर देंगे। अब मैं एक और चीज जैसे इस एक्सप्रेशन से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेट अगर हम मान लेते हैं कि डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा टी होता, वी हैव अज्यूम्ड दैट कि उनका जो फेस कांस्टेंट है तीनों का वो बराबर होता, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड के लिए जो ये बना है वही हमारे पास रियल एम्पलीट्यूड के लिए बन जाएगा कि जैसे ए आर है दैट इज v2 माइनस v1 plus v2 into ai and a transmitted is 2v2 v1 plus v2 into ai। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है, वॉल, उससे मैंने ये रोप अटैच करी थी, ठीक है। तो सिंस इस वॉल को हम मान सकते हैं न्यू बराबर इंफिनिटी का, मतलब यहाँ पे जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है इसको इंफिनिटी के रूप में मान सकते हैं वॉल का। तो यहाँ पे जो v2 हो जाएगा दैट विल बी जीरो। तो अगर v2 जीरो हो जाएगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रांसमिटेड वेव नहीं होगी क्योंकि a ट्रांसमिटेड जीरो हो जाएगा। एंड सिंस v2 विल बी जीरो वी कैन सी AR इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2 इंटू AI। मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको माइनस साइन को आप उससे मत कंपेयर कर लीजिएगा। ये आपको बताता है कि 180 डिग्री का एक फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो इंसिडेंट वेव अगर ऐसे आ रही थी तो रिफ्लेक्टिव वेव मेरी ऐसे जाने लगेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक केस ये हो सकता है कि जब एक फ्री स्ट्रिंग हो, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक रिंग के अंदर यहाँ पे एक रिंग ली मैंने एंड पे और उसको एक स्ट्रिंग से पास कर दिया, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पे। तो मतलब कोई ऐसे केस होंगे जहाँ पे जैसे ए ट्रांसमिटेड और ए रिफ्लेक्टेड दोनों हमको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे। तो इसके अंदर ही फर्दर केसेस बनाए जा सकते हैं कि v1 के ऊपर कुछ केस बन गया, v2 के ऊपर कुछ केस बन गया, रिफ्लेक्टेड के ऊपर कुछ केस बन गया। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं पे अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो अगर इंसिडेंट वेव ऐसे आई थी तो रिफ्लेक्टेड वेव भी ऐसे ही बनेगी, रिफ्लेक्टेड वेव भी ऐसी बनेगी अगर v2 ग्रेटर देन v1 है। अगर v2 लेस देन v1 हो गया तो अगर इंसिडेंट ऐसे आई थी तो रिफ्लेक्टेड ऐसा आएगी। तो वो ये कि उस वाली z इक्वल्स टू नेगेटिव वाली साइड हमको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सुपरपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बस यही है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कैसे स्लोप का बराबर होना और फंक्शंस का बराबर होना इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी के लिए यू आर वेरी राइट कि अगर कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रही है एनर्जी बाय द स्ट्रिंग, कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रही है एनर्जी, तो P इंसिडेंट इज इक्वल टू P रिफ्लेक्टेड प्लस P ट्रांसमिटेड होगा। सो यहीं पे हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड होता है। So scan this QR code to more about us, the 9-pointer community, the fastest growing community, and hope you like this video. Please like it, share it as much as possible. और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज कीप वॉचिंग दिस सीरीज. It's gonna be very interesting from now on. Thanks for watching.